हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 के सेकंड चैप्टर फिजिक्स के फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के साथ तैयार है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो सबसे पहले जानते हैं कि फोर्स क्या होती है हमारी, है ना, उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो, फोर्स आपका होता है पुश और पुल। आप लोग शुरू से यही डिफाइन पढ़ते आ रहे हो ना। आज इस डिफाइन का ना हम लोग घुस के एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे कि इसका मतलब होता क्या है। फोर्स इज अ पुश और पुल, है ना। पुश का मतलब क्या है, पुल का मतलब क्या है, ठीक है। देखो, पुश का मतलब होता है किसी भी चीज को धक्का देना, पुल का मतलब होता है क्या, उसको अपनी तरफ खींचना। फोर्स का तो दूसरा नाम ही होता है ताकत, है ना। किसी चीज पे आप जो ताकत लगा रहे हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी फोर्स लगा रहे हो उस पे, है ना। फोर्स का नाम ही होता है क्या, ताकत, ठीक है। तो जैसे कोई इंसान बोलता है कि मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो, मतलब मुझ पर प्रेशर अप्लाई क्यों कर रहे हो, ये सब बोलते हैं ना। हाँ, कि मेरे पे प्रेशर क्यों डाल रहे हो यार, कि मेरे फोर्स, मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो किसी चीज के लिए, है ना। तो फोर्स का मतलब होता है दबाव डालना, ताकत लगाना, ठीक है। तो फोर्स इज अ पुश और पुल। पुश का मतलब क्या होता है, धक्का देना। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना अपनी तरफ, है ना। जैसे आप कहीं पे भी मॉल वगैरह में केबिन में जाते हो तो गेट पे लिखा होता है ना बड़ा बड़ा, पुश और पुल। गेट को या तो पुश करो या पुल करो, जो भी उसमें होती है टर्म्स एंड कंडीशन, उसके हिसाब से होता है ना। हाँ, तो अब देखते हैं कि फोर्स से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या हैं, है ना। तो बात करें पहले इफेक्ट की, तो मेरे हिसाब से तो डायरेक्शन होना चाहिए। हाँ, चलो अब देखो, फोर्स से डायरेक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। फोर्स से डायरेक्शन पर क्या फर्क पड़ता है, सोचो। क्या फोर्स लगाने से हम किसी चीज की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। मान लो कोई बंदा सीधा जा रहा है, उसको थप्पड़ मार दो, उसकी गली मुड़ जाएगी, है ना। आप साइकिल चला रहे हो, आपको टर्न लेना है, तो आप ये जो तो हैंडल होता है आपका, उसको मोड़ने के लिए आप फोर्स लगाते हो ना। तो क्या फोर्स लगाने से आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? हाँ, मान लो आप कहीं पे भी जा रहे हो, आपको एकदम घूमना है, आप दौड़ते हुए जा रहे हो, आपको एकदम घूमना है, आप पहले रुक के फोर्स लगाया आपने रुकने के लिए, फिर घूमोगे ना, भागते भागते क्या सडन टर्न ले सकते हो? नहीं ना। तो फोर्स क्या है आपका, डायरेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, समझ में आ गया कि फोर्स लगाने से किसी भी चीज की हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, है ना। चलो बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे कि फोर्स से और क्या क्या चेंज कर सकते हैं हम। फोर्स से पता है हम किसी भी चीज की शेप भी चेंज कर सकते हैं। शेप कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो, ठीक है। मान लो ये आपका मार्कर है, ये सीधा है, अगर मैं इस पर फोर्स लगाना शुरू करूं, ऐसे करके दबाना शुरू करूं, मान लो किसी मशीन से दबा रहा हूं, तो क्या ये टूटता चला जाएगा, है ना। तो क्या इसकी शेप चेंज हो गई? हाँ, चलो दूसरे एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपका आटा गूंदा हुआ है आपने, ठीक है, आटा गूंदा हुआ है ना। अब आप क्या कर रहे हो, आपने इतना बड़ा आटा उसमें से थोड़ा गूंदा हुआ आटे में से आपने उसकी रोटी बनाई। अब रोटी बनाने के लिए क्या आप लोगों ने बेलन से उस पर फोर्स लगाई, है ना। तो फोर्स लगाने से वो इतना बड़ा जो आटा था वो आपका एक गोल सी रोटी में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी शेप और उस गोल रोटी की शेप तो अलग अलग है। क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ फोर्स लगाने से हमारी शेप चेंज हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये आपके क्या है, फोर्स के इफेक्ट है कि हम फोर्स से क्या क्या कर सकते हैं, है ना। क्लियर हो गया ना। चलो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे इसके कि फोर्स के आपके क्या क्या टाइप हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हाँ, देखो, फोर्स कितने टाइप की हो सकती है, मेनली आपकी दो टाइप की हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइंग फोर्स, कि हम किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं, तो उसके दो टाइप हो सकते हैं। वैसे ऑन द बेसिस ऑफ अदर थिंग्स के बहुत सारी चीजों में डिवाइड होती है ना। चलो अभी देखो समझाते समझ में आ जाएगा क्या होता है। बैलेंस्ड फोर्स, दूसरी फोर्स होती है आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स, है ना। तो देखो एक एक करके समझते हैं दोनों का ना, कि पहले बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, ठीक है। मान लो कोई भी डब्बा है, ठीक है, इस डब्बे को आप इधर 5 न्यूटन से खींच रहे हो, है ना। अब ये न्यूटन क्या है, हाँ देखो, न्यूटन आपका फोर्स का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। न्यूटन आपके फोर्स की ऐसा यूनिट है, और उसका पूरा नाम लिखें तो होता है NEWTON, न्यूटन। लिखते क्या है शॉर्ट में, एन लिखते हैं उसको, ठीक है। तो 5 न्यूटन आपका क्या है, इस पे हम इधर फोर्स लगा रहे हैं। सेकेंड हमने इस साइड इस पे एक और 5 न्यूटन की फोर्स लगा दी, तो क्या ये डब्बा मूव करेगा? हाँ, चलो इस एग्जांपल को फील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप मान लो यहाँ पे खड़े हुए हो मेरी जगह पे, आपको इधर कोई बंदा खींच रहा है 5 न्यूटन से, अब इधर भी आपको कोई बंदा खींच रहा है 5 न्यूटन से, आप किधर जाओगे? जाहिर सी बात है आप कहीं नहीं जाओगे, यहीं खड़े रहोगे, है ना, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, एक दूसरे को खत्म कर देंगी। तो वही चीज है, अगर आपकी फोर्स बैलेंस है, मतलब
उस पे नेट फोर्स जो होनी चाहिए, नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स 0 होनी चाहिए। अब आपसे बताओ, मैं अगर पूछूं टोटल फोर्स कितनी है, 0 ना। चलो नेट फोर्स को एक बार समझ लो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये सारी चीजें ना कि नेट फोर्स क्या होता है ना, उसके बाद पढ़ेंगे बैलेंस के बारे में। देखो नेट फोर्स का मतलब होता है किसी भी चीज पे, ऑब्जेक्ट पे जो टोटल फोर्स लगती है ना, जो टोटल फोर्स, उसको हम लोग कहते हैं उसकी नेट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपके पास 10 रुपए थे, ठीक है, अब 8 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो आप पे कितने रुपए बचे? अभी 2 रुपए बचे। तो 2 रुपए आपके पास नेट रुपीज हो गए। नेट रुपीज मतलब अभी आप पे कितना बचा है, ओवरऑल प्लस माइनस सब खर्चा वर्चा सब माइनस करने पे जो बचता है ना लास्ट में, उसको हम बोलते हैं नेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं बात कर लूं, यहाँ पे मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है ना, और इधर लगा दी मैंने मान लो 3 न्यूटन की, तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? साफ साफ दिख रहा है भैया, इधर जाएगा, 2 न्यूटन से जाएगा इधर, है ना। इधर 5 लग रही है, इधर लग रही है 3, तो ऑब्जेक्ट आपका इधर जाएगा 2 न्यूटन से। कैसे पता? 5 माइनस 3, है ना। ठीक है, तो ये आपकी जो 2 न्यूटन आई है यहाँ पे, ये है आपकी नेट फोर्स, जो टोटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रही है ना। तो अभी हम इसके डिफाइन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे नेट फोर्स का आइडिया लग गया होगा कि नेट फोर्स क्या होती है ना, कि नेट फोर्स आपका क्या है कि आपका टोटल कितनी फोर्स लग रही है उस ऑब्जेक्ट पे, फाइनली कितनी लग रही है, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद। ठीक है, तो उस पे अब बात करते हैं इसमें बैलेंस्ड फोर्स के बारे में अपनी, कि बैलेंस्ड फोर्स क्या थी हमारी, है ना। अगर आप इस पे इधर 5 न्यूटन लगा रहे हो, इधर भी 5 न्यूटन लग गया, इसका मतलब यार ये तो 5 माइनस 5 मिलके 0 हो जाएगा, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट पे आपकी नेट फोर्स कितनी लग रही है? नेट फोर्स कितनी लग रही है? 0 न्यूटन ना। नेट फोर्स तो बिल्कुल लग ही नहीं रही ना, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो इससे बोलेंगे हम बैलेंस्ड फोर्स। ये आपकी जरूरी नहीं है 5 ही हो, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं इसमें, मान लो इस पे 8 न्यूटन की लग रही है, इस पे 5 न्यूटन और एक और लग रही है इधर 3 न्यूटन की, तो इस पे 5 प्लस 3 तो 8 ही हो गया। तो इस पे भी आपका नेट फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। क्योंकि मान लो इधर से आपको कोई एक बड़ा आदमी खींच रहे हैं, इधर से छोटे छोटे 2 खींच रहे हैं, मान लो इन छोटे छोटे का जो फोर्स लगा रहे हैं वो बड़े वाले के बराबर है, तब भी तो आप कहीं भी नहीं जाओगे ना, तो भी आपकी नेट फोर्स कितनी है? 0। तो यहाँ पे भी क्या मैं बोल सकता हूं कि आपकी फोर्स जो है बैलेंस्ड है। बैलेंस का मतलब दोनों तरफ आपकी फोर्स बराबर रहे। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो बैलेंस फोर्स को डिफाइन करते हैं क्या होता है। बैलेंस्ड फोर्स आपकी वो फोर्स होती है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट मूव ना करे, मतलब उस पर टोटल फोर्स जो है आपकी 0 होनी चाहिए, टोटल फोर्स 0 होनी चाहिए। तो क्या मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं इसमें, बैलेंस्ड फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑन विच द नेट फोर्स इज 0। कोई भी बैलेंस्ड फोर्स आपकी डिफाइन करने के लिए हम ये बात बोल सकते हैं ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स 0 है, भैया ये ऑब्जेक्ट आपका बैलेंस्ड है। क्लियर ना। चलो बात करते हैं अब अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में, कि अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है। देखो अनबैलेंस्ड का आपका मतलब होता है कि जैसे मान लो इस पे मैंने इधर लगाई 8 न्यूटन की फोर्स, इधर लगाई 3 न्यूटन की, 3 न्यूटन है ना। अब क्या ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा। कितनी फोर्स से जाएगा? 5 न्यूटन से ना। 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ये ऑब्जेक्ट तो इधर जाएगा, है ना। तो आपको अनबैलेंस्ड फोर्स समझ में आया, जिसमें आपकी दोनों तरफ की फोर्स इक्वल ना हो, दोनों अलग अलग फोर्स होनी चाहिए। क्या आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपकी नेट फोर्स 0 है? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे तो नेट फोर्स 5 न्यूटन आपकी निकल के आ रही है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि आपकी नेट फोर्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0। और बैलेंस्ड फोर्स आपकी जो नेट फोर्स है ये आपकी 0 के इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो नेट फोर्स अगर आपकी 0 के इक्वल है दैट मीन्स आपकी बैलेंस्ड फोर्स है। अगर नेट फोर्स आपकी 0 के इक्वल नहीं है तो वो आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्लियर ना। चलो बात करते हैं किसी और टॉपिक पे, अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक आपका क्या है? रिजल्टेंट फोर्स। अब ये रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? देखो रिजल्टेंट फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, इसका बहुत यूज होता है रियल में। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स का देखो मतलब क्या होती है। देखो जैसे कि मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, मान लो ये आपके पास एक डब्बा है ना।
आप इस पे इधर से धक्का दे रहे हो, इधर से भी धक्का दे रहे हो, इधर से भी, इधर से भी, ऐसा करके आपने इस पे बहुत सारी फोर्स लगा दी, तो फाइनली आपका ये डब्बा जाएगा किधर? इधर ही जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, तो इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। इसको मान लो आप F1 मान लो, इसको F2 मान लो, F3 मान लो, F4, F5, ये आप मान लो इस पे फोर्स लग रही है, तो Fr क्या है? आपका रिजल्टेंट फोर्स। अब इसका मतलब क्या होता है कि टोटल फोर्स अगर आपकी ऑब्जेक्ट पे जितनी लग रही है ना, जो टोटल लग रही है, उन सबको जोड़ दो, अगर वो एक ही डायरेक्शन में है तो, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। अब बोलोगे भैया नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स में अंतर क्या है? भैया कोई अंतर नहीं है, नेट फोर्स को ही हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि नेट बैलेंस में मैंने बोला था ना अभी कि नेट फोर्स आपकी जीरो होनी चाहिए, तो आप ये भी बोल सकते हो वहां पे कि आपकी रिजल्टेंट फोर्स जीरो रहे। क्लियर ना? तो इसके बाद बात करते हैं इसका अगला टॉपिक, कि अगला टॉपिक क्या है कि रिजल्टेंट फोर्स क्लियर हो ही गया होगा ना। तो अगला टॉपिक है आपका गैलीलियो लॉ, इसमें कि गैलीलियो ने इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स पे बात करते हैं कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए थे हम। तो गैलीलियो ने एक्चुअली में आपके दो एक्सपेरिमेंट्स करे थे। पहला एक्सपेरिमेंट आपका था क्या कि उनने किया था कि आपका एक मान लो ले लिया था, जैसे एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो इस इंक्लाइंड प्लेन पे इन्होंने यहाँ से बॉल छोड़ी, बॉल आपकी क्या आएगी? नीचे आनी शुरू होगी। ये आपका क्या है? डाउनवर्ड स्लोप है। डाउनवर्ड स्लोप पे आपको सोचो इस बॉल की स्पीड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसमें उन्होंने इसका एक दूसरा ले लिया अपवर्ड स्लोप, अपवर्ड स्लोप। अपवर्ड स्लोप में क्या हुआ? इस बॉल को हमने ऊपर पहुंचाने की कोशिश करी। तो आप खुद सोचो इस केस में बॉल की स्पीड ज्यादा होगी या इस केस में? जाहिर सी बात है इसमें होगी। मतलब आपका स्लोप जब बढ़ गया, स्लोप को हमने अपवर्ड कर दिया, तो आपकी स्पीड जो है हाँ घटने लग गई। यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे घट रही है, मतलब कहीं पे तो आपकी कांस्टेंट हुई होगी। हाँ, तो इन्होंने यहाँ से क्या बोला था, अगर आपका ये फ्रिक्शन लेस के लिए बात करी थी, सारी बातें किसके लिए थी? फ्रिक्शन लेस के लिए। मतलब अगर आपकी बॉल सीधी चली जाए वहाँ, इस पे अगर हम इसमें प्लेन सरफेस पे जहाँ पे आपकी फ्रिक्शन ना हो, वहां पे अगर इस बॉल को छोड़ा जाए तो आपकी बॉल मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी। कुछ सोचो यहाँ पे स्पीड बढ़ रही थी, धीरे धीरे इस लाइन को हम नीचे करते चले गए, हाँ, तो आपकी लाइन सीधी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, यहाँ पे स्पीड मतलब डिक्रीज हो रही है। देखो स्पीड इंक्रीज, खुद सोचो यहाँ पे कि बॉल की स्पीड खुद जाहिर सी बात है ऊपर से गिरेगी तो मतलब इंक्रीज होगी, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज। क्लियर ना? और प्लेन सरफेस पे आपकी स्पीड जो है कांस्टेंट रहेगी, है ना, स्पीड कांस्टेंट। ये यहां से कंक्लूड हुआ था। फिर गैलीलियो ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था ना, चलो इसको मैं साइड में लिख लेता हूं एज अ पॉइंट ना, कि आपका प्लेन सरफेस पे स्पीड जो है स्पीड कांस्टेंट, ये आपका यहां से एक रिजल्ट निकल के आया ना। अब फिर गैलीलियो ने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया, चलो उसकी बात करते हैं। देखो ये गैलीलियो ने जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, ये सारे करे थे फ्रिक्शन लेस के लिए, कि आपका फ्रिक्शन वाले सरफेस पे इसका कोई काम में नहीं था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था आपका कि आपका जैसे एक ट्रिपेजियम टाइप है, यहाँ से बॉल आपने छोड़ी, हाँ, यहाँ से बॉल आपकी ऐसे करके इधर आ गई। मान लो ये h हाइट पे है, तो इधर भी आपकी बॉल जो है h हाइट कवर करेगी। आपने यहाँ से छोड़ी, यहाँ से क्या होगी? धीरे धीरे ऊपर आनी शुरू हो जाएगी आपकी बॉल, है ना। तो सोचो यहाँ से छोड़ेंगे तो ऐसे ऊपर आएगी। अगर फ्रिक्शन लेस है तो ये हाइट h है, तो ये भी हाइट h ही होगी। फिर इनने एक और बाल्टी टाइप की ले ली, इनने इस बार क्या किया, इसका ये कर दिया, इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया। अब खुद सोचो यहाँ पे h हाइट इसको यही मिल गई, यहाँ पे h हाइट का इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने पे मिलेगी, इसको h मान लो, ये भी h है आपका। तो इस बार इन्होंने यहाँ से बॉल छोड़ी, जब फ्रिक्शन लेस के लिए ही बात हो रही है, ठीक है, तो इस बार बॉल यहाँ तक चली गई। तो इनने सोचा कि मतलब आपका ऑब्जेक्ट h हाइट कवर करना चाहता है, अगर उसको छोड़ेंगे तो आपका h हाइट कवर करना चाहता है, मतलब जितनी हाइट से छोड़ा है उतना कवर करना चाहता है। तो इन्होंने इससे कंक्लूजन निकाला कि क्यों ना मैं इसको सीधा कर दूं। अब बॉल को तो यहाँ पे हम बेवकूफ बनाएंगे एग्जैक्टली, बॉल सोचेगी कि आगे जाके मुझे h हाइट मिलेगी तो वो तो मूव करती जाएगी, बट एक्चुअली उसे मिल ही नहीं रही है। तो हम मान लेते हैं कि अगर नहीं मिल रही है, इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं जाके उसको h हाइट मिल जाएगी।
तो यहाँ से बॉल ने आपका मूव करना शुरू करा और इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या मिला? हाँ, आज वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे। हाँ, इसका सेकंड कंक्लूजन लिख लेते हैं यहाँ पे कि आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस आपकी बॉडी ट्रेवल करेगी अगर किसी सर्टेन हाइट पे से छोड़ा जाए, सर्टेन हाइट पे से उसको छोड़ दिया जाए, सर्टेन हाइट h पे से, तो वो h हाइट ही कवर करेगी। तो ये हमें दो कंक्लूजन मिल गए गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से, है ना। तो गैलीलियो ने यहाँ से साफ साफ बोल दिया था कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट सीधी हाइट से जा रहा है तो प्लेन सरफेस तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, अगर वो कुछ हाइट से h हाइट से छोड़ा जा रहा है तो उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो कंक्लूजन अगर मैं लिखना चाहूं तो ये बोल सकता हूं मैं क्या इसमें कि इन प्लेन सरफेस, और एक काम करो, इसे प्लेन सरफेस अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसे कर लो कि इन मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस, किसी पे अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, इफ बॉल इज मूव्ड, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, बॉल नहीं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इज मूव्ड, then it travel infinite distance। ये यहां से इन्होंने कंक्लूजन निकाला था। ठीक है, यहीं से रियल में हमारी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर की शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहां तक समझ आ ही गया होगा आप लोगों को, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपके न्यूटन्स के कुछ लॉ थे, सेकंड पार्ट में बात करेंगे कि लॉज ऑफ मोशन क्या क्या है ना। क्योंकि आज तो हमने सिर्फ फोर्स वाला पार्ट कंप्लीट किया है, लॉज ऑफ मोशन अभी हमारा पूरी तरीके से बचा हुआ है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, पढ़ते रहिए, और डाउट अगर कोई होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ठीक है।